वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा, वो रशिया रोज बम फोड़ रहा यूक्रेन पे, वो ईरान अमेरिका जाने कौन कौन बम फोड़ रहे, कोई प्रदूषण नहीं होता, और हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने देते। एक बार एक बस में 5,000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5,000? तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कितने ही बिठाऊं? तुमने मेयर साहब को भेज दिया, ऐसे मैं भी भेज दूं क्या? इसमें क्या है, जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका ही है। मैं तो उसकी बस की ट्रेन बना के ले जाऊं। ये मेरे से क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या है भाई साहब, आप संचालन कर रहे हो ना प्रोग्राम का, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है ही नहीं, तो एक बार मेरे को ऐसे दे दिया संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, अरुण जी से भी बड़ा, खा गए अरुण जी गए, और वो वहीं गए जहाँ 2 बार मैं जाके आ गया। इनसे भी बड़ा था। तुमने मेरे को बोल दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड इधर उधर गया हूँ प्रोग्रामों में, तो तू थोड़ा माइक पे से बोल देना, तो मेरी झांकी जम जाएगी, बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैंने माइक पे जमा दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई अपन से। तो ज्यादा नहीं खिसकानी चाहिए। क्या मतलब फालतू नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, और सबके खिलाफ बोलो, राहुल जी के खिलाफ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि राहुल जी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। अरे यार सुरेश भाई, भाई साहब देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं फिर वो जगह अपनी हो जाती है। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था। वाह 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 वाह, आगे मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर्सनल हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। एक बार जिसको पकड़ लो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। पहले क्या है भाई साहब, पहले जब हम छोटे थे तो उस समय टीवी पे आती थी रामायण, तो उस समय एरियल का एड आता था, दाग हटाओ चुटकी में। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो श्री कृष्ण आया, तो व्हील का एड आया, दाग हटाओ। फिर और बड़े हुए, फिर सर्फ एक्सल आ गया, दाग अच्छे हैं। दाग क्यों अच्छे? फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसमें सर्फ एक्सल डालो तो वो भी, लेकिन ये सब फिर भी दाग छोड़ देती। अगर आपको पूरी तरह से दाग हटाने हैं तो दाग हटाने का एक ही तरीका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दाग ऐसे हटेंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए। ये कांग्रेस वाले कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। देश कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी। 60% से ज्यादा तो कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए।
ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राहुल गांधी भी बीजेपी का टिकट लेके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अच्छा यार, वाह वाह वाह। जो भगवान राम का अपमान करते थे वो आज बीजेपी की पार्टी में चले गए, और जो 40 साल से, और इस बात पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं, जो भगवान राम का अपमान करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जो 40 साल से किसी मठ मंदिर में बैठकर गा रहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो आज भी वहीं खड़ा है। हालांकि ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो ये कहते थे, बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, वो बीमार हो गए, तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो, मैं ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूं और इतना कह सकता हूं, अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और मैं आपकी तालियां चाहता हूं इस बात पर। अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और अब्दुल कलाम की बुराई मैं सुन नहीं सकता। वाह। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास। क्या बात है सुरेश भाई, वाह वाह वाह। अभी मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कितनी देर बोल रहा है मेरे को नहीं बोली बोली बोली। मेरे क्या है, चालू होने का बटन है, मेरे बंद होने का दिया ही नहीं भगवान ने। वो पुरानी होगी नई, वो अच्छी है पर दूसरी सुनाऊंगा। जो तुमको पसंद उन्हें नहीं है। नहीं पसंद तो है ना। अच्छा, मेरे को तो सब पसंद है। पुरुषों के दिल में बहुत सारी रह सकती। अभी महाराष्ट्र में एक बच्चे को पीटा गया, और उसको इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। उसने 4-5 बार कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पता नहीं कौन से हाशिए पे चली गई कि लोग भाषा के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूं, एक बार जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए, और शेर से जाके बोले, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। शेर बोला, जी सियार वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी गधा ढेचू नहीं करेगा तो क्या करे? हालांकि जंगल में गधा नहीं होता है, पर जब संसद में हो सकता है।
तो बोला ये गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते, इनको जेल में डालो। अरे बोला भाई साहब इसको कैसे जेल में डाल दूं? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उसको भी जेल में डाल दिया। 3-4 दिन बाद फिर चले गए। बोले सर ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवा काऊ काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर बोला जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले कि नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देता है कोई ना कोई कुत्ता ही राज करने लगता है। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न इस जंगल में कोई ढेंचू ढेंचू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई हु हु करेगा, न आज से इस जंगल में कोई काऊ काऊ करेगा। जिसको भी इस जंगल में रहना है केवल भों भों करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो सारे जानवर बोले जी हम भों भों कैसे कर सकते हैं, हमको आती ही नहीं है। तो राजा बोला कि नहीं आती तो जाओ दूसरे जंगल में, वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भो भो करता, कुत्ता अकेला ही भो भो सुनता। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दो, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दो, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दो, जिसे ब्रज आती है ब्रज बोलने दो, जिसको खड़ी भाषा आती है उसको खड़ी भाषा बोलने दो। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। मैं पहली बार फरीदाबाद नहीं आया हूं दिनेश जी, पहली बार मैं फरीदाबाद नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार फरीदाबाद आया था। हम 14 में जादू हुए ना। आज सच बता रहा हूं, मैंने नेविगेशन लगाया घर से सेक्टर 15 फरीदाबाद के लिए। जैसे ही मेन रोड से लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़ी, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। मैं समझ गया सही जगह आ गया। 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे, पूरा भीड़ लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया कि भैया इतनी अच्छी तरह क्यों धुन रहे हो? तो बुरी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता। सच बता रहा हूँ, सामने सर क्या बढ़िया चाय मिलती है, इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स आपके बाहर में, वहां पे चाय पी रहा था। तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। तो मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है? तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दे। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर मेरे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया। बेटा और सुनो डॉक्टर साहब को। नहीं अभी बताता हूं उनको, अभी रुक जाओ। डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर को नाराज नहीं करता। आपने बीच में भले ही बोल दिया हो, क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। कभी भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए मैं बहुत अच्छा लोग जी, स्वागत कराइए जी, व्यवस्थित हो जाएं जल्दी से सर। थैंक यू। कभी नाराज नहीं करता। डॉक्टर साहब पुराने श्रोता, लेकिन बीच में नहीं बोला जाता सर। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो साहब कुत्ते को देखकर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूं, कुत्ता क्या कर रहा है? मैंने चाय वाले से बिस्किट लिया, कुत्ते को दिया, बिस्कुट खाया और कुत्ता अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में? बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है।
खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। सच बता रहा हूं, मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। अभी बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आई, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस जितनी मेहनत नहीं कर पाई उतनी अकेले लालू जी कर गए। तो साहब मैं देखो कुछ नहीं कहता राजनीति पर। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। आप समझ गए हो तो थोड़ी तालियां दीजिए शंभू शिखर के लिए। बेटा बहुत अच्छे। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, दिनेश जी, एक आदमी मिला। क्या हो गया क्या? अच्छा, नहीं मुझे लगा समय की सीमाएं हैं ना, और पुलिस भी है। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं खैर चलिए एक चीज आपको बताऊं साहब, ये फरीदाबाद को ना औद्योगिक नगरी के लिए प्लॉट मिला था। पूरा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन उसको साहित्यिक नगरी बनाने का काम आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने किया है। नहीं आपने नहीं किया सर, मैं जानता हूं उन्होंने किया। आपने आज तक हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाओ तो जाने आपने किया है। हमें क्या पता, खुशबू को भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। देखो जब ना खुशबू को पता ना हमें पता, हम बस पोस्टर देखते हैं कि फरीदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बस पोस्टर देखते हैं। क्या फायदा पोस्टर देख के। खैर मैं तो आपको बता रहा था, पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सच बता रहा हूं, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, मौज में। मैं तो किसी तरह का तनाव ही नहीं लेता साहब। बहुत अच्छा ये लग रहा है, महिलाएं हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं बहन जी, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। इसमें पुरुषों ने सबसे ज्यादा ताली बजाई। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, लेकिन आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मौज मस्ती के साथ सुन रहे हैं, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा कोई ऐसा काम करना कि सारे सेक्टर 15 के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी, सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब साहब उनके जाने के बाद दिन भर हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता था। शंभू जी जवाब नहीं। सर ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। कमाल। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। पुलिस भी कविता सुन रही है। पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो सुन रही है। सच बता रहा हूँ सर, यकीन ही नहीं हो रहा आप हरियाणा पुलिस से हो। बड़ी खतरनाक पुलिस होती है हरियाणा पुलिस साहब। सच बता, किसके? आपके मैडम की सुनते हैं? सर अब क्या पता साहब, मैडम की तो सारे पुलिस वाले सुनते हैं, लेकिन मैडम किसलिए सुनता हूँ? मैडम ही पुलिस में है। अच्छा सर, मैडम की पोस्ट बड़ी है या आपकी? मैडम की बड़ी है, तब तो सुननी पड़ती हो। दोनों ही जगह, दोनों जगह
घर में भी सुननी पड़ती होगी, थाने में भी सुननी पड़ती होगी। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज के टाइम में साहब मुश्किल काम है हंसना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे, मरीज को देखा और देख करके कहा, भाई साहब, मरीज को देखा डॉक्टर ने, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा और कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर, कमाल। वाह। भाई ये है शंभू मैं शिखर। खुद को कह रहा हूं, पांडे घबराओ मत। तभी वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोला, ये कुछ नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है। सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे कमाल। भाई कमाल। डॉक्टर भी कमाल के होते हैं साहब। वाह। डॉक्टर सच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, इनकी हैंडराइटिंग साहब कंपाउंडर के अलावा कोई नहीं समझ पाता। ओनली केमिस्ट मैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर राइट, मतलब पता ही नहीं चलता। तो मैंने एक केमिस्ट वाले से पूछा कि इसमें लिखा क्या है? बोले, हमने लूट लिया तेरी बारी। कमजोर थी इसमें। वाह वाह। गलत टाइम पे छेड़ दिया सर। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर का पर्चा रहता है, उसमें लिखा था प्लस साइन होता है ना, सबने देखा है डॉक्टर के पे। क्या इसका एक ये सिंबल है, मरीज खड़े खड़े आता है, लेटे लेटे जाता है, दोनों मिलकर प्लस बन जाता है। एक और मतलब है, डॉक्टर और उसमें मरीज कितना भी घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता है। सच बता रहा हूं। लेकिन साहब ये तो हंसी की बात थी। एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। भाई जिंदाबाद। भाई बहुत बड़ी बात है। वाह। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं क्या पड़ती कहने। है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं सर। वहां पे शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत बढ़िया। एक देखो इंटेलेक्चुअल बात आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, जगह जगह चुनाव प्रचार हुए। जब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गया, उसने एक प्रचार किया, भाजपा वालों ने प्रचार किया, कांग्रेसियों ने प्रचार किया। भाजपा वाले प्रचार करते थे, मोदी सरकार को जिताइए, डबल इंजन सरकार बनाइए, जगह जगह लिख करके आ गए। कांग्रेस वाले प्रचार करते थे, शीला जी को याद करिए, राहुल गांधी को जिताइए। सबसे खतरनाक और सही प्रचार आम आदमी वाले ने किया। उसका कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लिख करके आया, फिर आएंगे केजरीवाल। सच बता रहा हूं, कमाल की चीज है साहब। मेरे पास सलमान खान का फोन आया था बिग बॉस से। बोले, शंभू शिखर जी, आपको हम बिग बॉस में लाना चाहते हैं, आप दिल्ली में कहां रहते हैं? मैंने कहा, जी मैं लॉरेंस रोड पे रहता भाई बात बारीक है। जिंदाबाद। भाई लॉरेंस रोड। वाह। फिर नहीं आया। अच्छा फरीदाबाद में भी बहुत बिहारी है। इसमें सर हमारी गलती नहीं है, सारा कसूर गुरुजी आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, तुझे कैसे पता लगा? बोला, निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, तुझे कल भी मना किया था।
अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। कमाल कमाल। ये जितेंद्र भाई आ जाओ, कमाल है। टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया। स्वागत है। देखिए आप सबके चेहरे पर हंसी है, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। वाह! इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे शंभू, क्या बढ़िया दृश्य है साहब। हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो मैं बधाई देता हूं, इस समय हम सब स्वर्गवासी हैं। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सबसे अच्छे हमारे ज़्यादातर हम जो हास्य व्यंग के कवि हैं उनका जो मटेरियल होता है वो या तो नेता होते हैं, फैक्ट्री का मटेरियल, या पुलिस होती है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो मुझे सदन का समर्थन मिले। बहुत अच्छा सर, मैं समर्पित करता हूँ। अंग्रेज एकदम मैंने से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, 5,000, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपये। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा समझ के बताना बिठूर मुझे। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट सैल्यूट, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर बड़ी देखिए, अभी ये बात बता रहा था मैं आपसे, नहीं मुझसे कही भी थी। एक व्यक्ति कौन थे जो मैं फोटो करवा रहे थे, तो उन्होंने कही भाई सरदार जी, मैं कही भाई मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। अरे सर हम तो डर की वजह से आपके पास फ़ोटो कराने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब ये आ गया तो मैं भी आ गया, ऐसे वो कह रहे थे। मैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों मैं 4 पंक्तियाँ अपने मन की पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर आपको और हंसाऊँगा, फिर मैं अपनी ये है लीला समाप्त करूँगा। चाय वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो टिप्पणी हुई नहीं है ना भाई? नहीं नहीं, कौन पंगा लेगा चाय वाले से? नहीं, चाय 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कुछ कहा था, हाँ, वो अब कुछ कहने लायक नहीं बचे। तो सर क्या है, मेरे संग तो पंगे लगे रहते हैं। मैं जैसे लाफ्टर की बात हुई, एक बढ़िया बात सुनाता हूँ मैं आपको। एक माइथोलॉजी, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं भाई साहब, भाई हाँ बैठाइए। हम यहाँ लगे हुए हैं, तो मैं मुंह मोड़ के चल दिया यार, ऐसे नहीं। बैठो थोड़ी देर। तो सर जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे फिर आपके पीछे तक ताली चाहिए जहाँ तक खड़े लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूँ, हंसी निकाल के देता हूँ। माइथोलॉजी से कोई नहीं देगा, सुने। 4 आदमियों को फांसी हो गई। कहाँ है वो? शंभू है
नहीं फांसी नहीं करवा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ है कि नहीं। है कि नहीं? चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद बैठा है। तो उन्हें सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया। भाई साहब डिस्टर्ब हो रहे, इसको जब तक नहीं सुनेंगे अभिजीत जी, जब मन से नहीं सुनेंगे तो फिर इसका आनंद नहीं आएगा। हाँ भैया थोड़ी देर में। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती का मूड में आ जाओ, मैं मैथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। हाँ अब आई क्यों ऊंचा करना बस बताना। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किसी किसी को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए तो देर तक अभी तक वो ताली नहीं आई जो मैं रोज हम लोग बजवाते हैं। पीछे तक कोई हाथ खाली न कहे, पहुंच जाए तो बात। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। अरे भाई और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा बढ़िया। सर मैं समापन करता हूँ। हाँ एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूँ सर। जिससे जीते थे आप डॉक्टर वाले। हाँ वो सब सुना दूंगा, चिंता मत करो। हाँ कितना दिमाग है तेरे अंदर? थोड़ा सा नहीं कितना है? थोड़ा बहुत है। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। क्या बात है। अच्छा बाबा, हमारा दिमाग खराब रहता तो बाबा बेटा सर आप थोड़ा सा वो बता रहा था मैं लाफ्टर के लिए एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे। क्या बात। लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे। आज बिठूर में गारंटी दे के जा रहा हूँ, हमारे जनप्रिय नेता बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप सब संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात साथ रखेंगे जीवन में काम खराब नहीं होगा। लेकिन मेरी बात साथ रखेंगे, मुझे तालियों से बताना। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। पाजी जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या है, आजकल के लड़के हैं ये बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है। हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ हाँ शादी से पहले लड़की, अब तो मोबाइल आ गए, टू टाप, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाह टून, वो भी शुरू। अरे पाजी आज अब मूड़ों की क्या बात है। हमारे जमाने में बेटा लव लेटर लिखे जाते थे,
मेरी प्यारी कम्बो, पे दिल के हालात, पे नीचे तेरा प्यारा अभिजीत सिंह संगा। हाथ उठा के तालियां बजा रहे हो जोरदार। अरे बाप रे। मतलब कोई नाम हो सकता है। कपूर साहब ताली बजाओ, अभी लेटर डिस्पैच नहीं किया है। ये नाम बदला भी जा सकता है। बाजी के सामने खाना पीना नहीं चलेगा। अरे नहीं यार, रंग में भंग कर रहा है। दरअसल क्या है, देखो सीडीओ मैडम, आप हमारे यहाँ रही हैं, फिरोजाबाद में रही हैं, मुझे पता है जी। अब नाराज मत होना है। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से सारे आदमी ने आराम किया न भगवान ने। अजय भैया कैसे ताली बजा रहे देखिए। गौरव सर पहली बार इतना हंस रहे हैं आप। नहीं सर, हमारे जमाने में तो एक पैकेज मिलता था, पैकेज। अच्छा। हाँ, सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभा रहा हूं सर। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार ले चल, शॉपिंग करा के ला। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो, चलते हुए बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। जिंदाबाद। ताली लूट लिया। एक दिन तो लाड़ में आ गई। अच्छा। बोले जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू बोले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। देखिए, कानपुर वालों को ये सब कहना नहीं चाहिए, मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत में मालूम योगी जी की सरकार है, लठ पड़ रहे हैं, वहां कहें मोहब्बत करेंगे। तो हम लोग सर प्यार मोहब्बत की कविताओं से बहुत दूर रहते हैं भाई साहब। मुझसे अगर आप पूछिए कि प्यार किया कि नहीं किया, तो मैंने तो कभी नहीं किया। एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। योगी जी की सरकार के पहले 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी सीएम बने, दीदी सही बता रहा हूं, आप बहुत अच्छा हंस रही हैं, उसी दिन हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख के लट्ठे चलाए जाते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर आपको मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। ये बीच बीच में हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमारा काव्य पाठ भी इसमें लगातार निपट रहा है। आप ये ना सोचिए हम अलग से पढ़ेंगे, ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। देखिए कानपुर तो बहुत अद्भुत है। दीदी कितना अच्छा हंस रही हैं। महिलाएं जब हंसती मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर पे भी इसी तरह हंसते रहिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं कवि सम्मेलनों में आजकल कम आती हैं, और ये जितने भी पति हैं अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेकर मैं इनको सैल्यूट करता हूं। अग्नोत्री जी तो बैठे हुए हैं, तो पुराने चावल हैं सर आप। अब आपके लिए हम क्या कहें, अगर ये पति अपनी पत्नियों से झूठ ना बोले भाई साहब, तो घर में खाना नसीब नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजा हरिश्चंद्र ही कैसे थे भाभी जी, जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अगर आप भी नहीं बोलेंगे तो आपको भी नहीं बोलना पड़ेगा। ताली आप बजा सकते हैं जोरदार। आइए कानपुर के उस बड़े कवि को मैं बुलाना चाहता हूं। तो हमसे कह रहे थे यार ये कानपुर कैसा है, कानपुर के लोग कैसे। हमने भाई साहब इतने अद्भुत लोग कानपुर में ही मिलेंगे। एक बच्चा बड़ा शैतान था, वो हमेशा टीवी देखता रहता था, तो कानपुर का था। तो उसकी दादी ने कहा दिन भर टीवी देखते रहे तो हमसे बात कर लो। अब वो बच्चा कानपुर का, उसने कहा दादी आज हम आपसे बात कर ही ले रहे हैं। दादी ये बताओ हम लोग इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे। तो दादी ने कहा कौन 6 लोग। कहा एक तो मम्मी पापा, एक हम, छोटी वाली बहन जो घर में बिल्ली पली है, वो बिल्ली मतलब उसने बिल्ली तक गिन लिया। तो दादी ने कहा कि हाँ अभी हम लोग 6 लोग हैं, तुम्हारे पापा से कहेंगे 2 डॉगी को लेके आएगा, कुत्ते को, हम लोग 6 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा वो डॉगी फिर बिल्ली को खा जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा जब तेरी शादी होगी तो तेरी दुल्हन भी तो आएगी, हम लोग फिर 7 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा दीदी बड़ी हो जाएंगी, बहन की शादी होगी, वो अपने घर चली जाएगी, हम लोग फिर 6 लोग रह जाएंगे। दादी ने लगाया ब्रह्मास्त्र। दादी ने कहा जब तेरी शादी होगी तब तेरे बच्चा भी तो होगा,
तो बच्चे ने कहा दादी फिर अब मर जाओगी। तो हाथ उठा के ताली बजाओ। हाथ के बड़े कवि, बड़े भाई आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, मेरा दावा है हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। उनकी कद की तालियां अभी नहीं आई हैं। जब तक सारे लोग हाथ उठा के ताली नहीं बजाएंगे मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। अखिलेश द्विवेदी जी आए और हम लोगों को हंसाएं। क्या कितने प्रशंसक उनके बैठे हुए हैं। कल वो पूरा कवि सम्मेलन लूट के ले गए हैं। आज भी आशीष भैया सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। आशीष आ गए क्या? इनकी चेचिस पे मत जाना भाई साहब, ये बहुत अच्छे कवि हैं। और निर्मल भैया सब ने कहा था अगर आंधी तूफान चले तो इनको बांध के रखना, हवा का कोई भरोसा नहीं किस ओर ये उड़ जाए। मौसम बहुत अच्छा है। हमारे अखिलेश जी आ गए हैं, उनको एहसास कराई कि कानपुर वाले उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे निवेदन पर छोटी सी तालियां एक बार और हो जाए अखिलेश दादा के लिए। अध्यक्ष महोदय को एक बार प्रणाम करता हूं। हालांकि उनको आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया, मुझे फूटी आंख सुहाए नहीं रहे हैं वो, मगर आप बना दिए हैं तो हमारा इसमें कोई कसूर थोड़ी है। और बिना मन से मैं इनको प्रणाम करता हूं। देश के उस शौर्य गीतों के सार्थक हस्ताक्षर को प्रणाम करता हूं, जिनको बहुत दिन के बाद आज मुझे सुनने को मिलेगा। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी, वाह। बहन शबीना आदिब को प्रणाम करना मजबूरी है। अच्छा का है? क्योंकि कानपुर की है। अभी नहीं प्रणाम करेंगे तो उसके कुछ लोग होंगे यहाँ, बाहर निकल नहीं पाएंगे। बहरहाल आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। दादा ये बताओ आपके साथ कोई करेगा कि आपके अंदर बचा ही क्या है? अब उसके लोग मंच पर भी हैं। मंच पे भी हैं उनके लोग, सही बात है। बीच में बोलने वालों से हमारी जान उब गई। बीच वालन से जीव भी आए हुआ। कोनो शुभ काम हो तो बीच वाले चले आते हैं। जब हम खुद माइक पर खड़े हैं कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, तो मेरी भूमिका से मेल मत मिलाइए। वैसे ही यहाँ भाई साहब बाएं तरफ प्रथम पंक्ति से ही महिलाओं को बैठा लिए आप। अब महिलाओं को देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती। अब सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। अच्छा, नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो उन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन अब आप लोग आ ही गई हैं, आ ही गई है, अलग बैठी हैं, अच्छी बात है। कुछ पुरुष, जो पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं वो बधाई, और जो दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं उनको ढेर सारी बधाई। क्योंकि बहादुरी का काम करने के लिए बधाई ज्यादा मिलता है। देखिए, सरकार ने गलत समय पर गलत नारे दे दिए। क्या बात? नारी सशक्तिकरण। अब जिस नारी के द्वारा हम 38 साल से प्रताड़ित हैं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। यहाँ बैठे हुए हैं निर्मल जी, एक अदद अपने पास भी पत्नी है भाई साहब, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अच्छा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। हाँ। उसने कहा नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व